स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विज्ञान कक्षा 10 का। तो इसमें हम देखेंगे क्या, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर पहले का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लस 2 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता होगी। प्लस 2 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता होगी। देखो, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है 1/F। तो यहाँ पर हमको क्षमता नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर होना चाहिए फोकस दूरी। आई बस में क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्षमता हमको पहले दे रखी है प्लस में 2 डायोप्टर। तो P बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस में 2 डायोप्टर। तो हमको निकालना क्या है, F यानी फोकस दूरी। तो हम क्या करेंगे, F को उस तरफ ले आएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/P। अब P का मान कितना है, प्लस में 2 डायोप्टर, तो यहाँ पर प्लस में 2 रख देंगे। और यहाँ पर उत्तर किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई ऊपर और उसके बाद काट देंगे। तो F बराबर कितना आ जाएगा, ये आएगा 50, और भी किस में आएगा, प्लस में 50 सेंटीमीटर। तो यानी दूसरे का हमारा पहला सही है, प्लस 50 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो अवतल लेंस होता है। क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अब हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर हमारा है चौथा क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ बनता है दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। रेटिना के पीछे, दूर दृष्टि है किसी को तो वो रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब पांचवा है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है, तो होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी छठा का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, तो चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी 7वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अभिक्रिया Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, एल्युमिनियम ने Fe को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही है, विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, CH3COOH में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। CH3COOH में कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो ये क्या है, ये अम्ल है, और ये जब जलीय विलयन में घुलेगा तो क्या देगा, H+ देगा। तो यानी इनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, 1 होंगे। तो 9 का पहला सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्षार धातुएं हैं। निम्नलिखित में क्षार धातुएं हैं, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये कैसी धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं हैं। अगला क्वेश्चन, CH3CH2OH का IUPAC नाम है। तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर OH है ना, यानी अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ, यानी एथेनॉल। क्या है, एथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में
सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था? यूरिया का। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो यहाँ पर 4 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, और यहाँ पर सब सिंगल आबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन, यानी C4H10 को क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन बोलेंगे। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रोपेन। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है। 14 का बी, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, देखो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? जहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह तो होता है कोशिका द्रव्य में। अगर कोशिका द्रव्य में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। तो यहाँ पर है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 16वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन पादप हार्मोन है, लेकिन एस्ट्रोजन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। तो यानी 16वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है, तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग हमारा है अग्रमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क है? अग्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मादा जननतंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय क्या है? मादा जननतंत्र का भाग है। गर्भाशय भी मादा जननतंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका क्या है? मादा जननतंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18वां का शुक्रवाहिका। अब क्वेश्चन नंबर 19वां हमारा है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? तो हरे पौधे। कौन सा है उत्तर? हरे पौधे, यानी 20 का ऑप्शन नंबर सी।